नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और विस्तार न्यूज पर खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आला कमान ने इंदौर के सभी मंत्रियों और विधायकों की अचानक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट समेत सभी विधायक मौजूद रहे और इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रही और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है और जिसको लेकर बीजेपी लगातार अब तक जो है वो तैयारियां कर रही थी। ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं बीजेपी के दिग्गज कर रहे थे। तो वहीं आज इंदौर में बीजेपी आला कमान ने सभी मंत्रियों और विधायकों की अचानक आपात बैठक बुला ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई और इसमें तमाम बड़े जो नेता मंत्री कह लें वो मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद, तुलसी सिलावट और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी वहां पर थे। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी इस बैठक में मौजूद रही। और बैठक क्योंकि 7 मई को तीसरे चरण के मतदान है और 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान होना है और लगातार बीजेपी की कवायद की कैसे 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत ली जाए और इसके बाद चौथे चरण का जब चुनाव है तब बची हुई सीटों पर मतदान होना है। तो लगातार जो है बीजेपी खेमे में हलचल जो है वो मची हुई है और कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से कि किस तरह से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे, वोटिंग करें और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो और 29 की 29 सीटें कैसे बीजेपी के खाते में जाएं। बात करेंगे अगली खबर की। आज रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो हुआ। जनवरी में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जिसके बाद आज पहली बार अयोध्या का दौरा किया पीएम ने। और देखिए रामनगरी में पीएम मोदी के वो पल, सबसे पहले पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन रोड शो की सबसे पहले तस्वीर, क्योंकि पीएम मोदी के हाथ में कमल का ये जो फूल है वो लेकर पीएम मोदी हमेशा रोड शो करते हुए नजर आते हैं। और पीएम मोदी ये जो रोड शो कर रहे थे, अब ये 4 तस्वीरों की बात कर रहे थे, ये 4 तस्वीरें आपको इनके जरिए आपको समझाते हैं। राम मंदिर में प्रधानमंत्री मंदिर में परिक्रमा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद रामलला को साष्टांग प्रणाम और अयोध्या में भव्य रोड शो, ये वो 4 तस्वीरें। लेकिन तीसरी तस्वीर पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब भूमि पूजन राम मंदिर का हुआ तब भी पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम वहां पर किया था। उसके बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी ये तस्वीर निकल कर आई और आज जब पीएम मोदी वहां पर रोड शो करने पहुंचे तब भी ये तस्वीर पीएम मोदी की निकलकर सामने आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो करने यहाँ पर पहुंचे थे अयोध्या में, लेकिन रामलला के मंदिर में गए। सबसे पहले राम मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे, पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत किया रामलला को और उसके बाद ये भव्य रोड शो, हाथ में कमल का फूल लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये रोड शो किया। तो ये वो 4 तस्वीरें और इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको अयोध्या में जब पीएम मोदी गए थे तो क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ वहां पर पीएम मोदी ने किया, वो बताने की कोशिश आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और प्रचार करेंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे और इन सीटों में एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी के तीसरे चरण के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और ये सभी दिग्गज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सभी मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में हैं तीसरे चरण में। तो 9 सीटों पर मतदान और 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान। तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज चुनावी शोर थम गया, यानी कि अब जो भी प्रचार होना है बस डोर टू डोर।
7 मई को मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया। इन सब के बीच राजनीति को जानने वालों की नजरें उन सीटों पर बनी हुई है जहां मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 142 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 26 है। सातों लोकसभा सीटों की तुलना में रायपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट की करें तो कोरबा पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी है क्योंकि यहां कांग्रेस पर अपना प्रदर्शन दोहराने और भाजपा पर अपनी साख बचाने का दबाव है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव जीतकर यहां से सांसद बनी थी। वर्तमान में वह इस सीट पर दोबारा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा की ओर से सरोज पांडेय चुनावी मैदान में है। सरोज पांडेय भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के चुनावी मैदान में उतरने से खास बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण लोगों की विशेष नजर रायपुर लोकसभा क्षेत्र पर है। लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल को परास्त करने के लिए किसी अन्य प्रत्याशियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 1996 के बाद रायपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी लगातार जीत हासिल करती आई है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। बीजेपी ने इस सीट से बिलासपुर से तोकल साहू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। बता दें कि बिलासपुर सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1996 के बाद सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहू ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को हराया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है। जहां से एक और दिग्विजय सिंह लगातार क्षेत्र में यात्राएं कर प्रचार में जुटे हुए हैं, तो भाजपा भी उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी सभा भी कर चुके हैं। राजगढ़ से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कराए गए कार्यों और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब टिकट दिया था, सभी की नजर इस सीट पर टिक गई थी। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले वह 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा था कि वह शिवराज सिंह को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने विदिशा से 2 बार सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। शिवपुरी लोकसभा सीट पर इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में केपी यादव ने ही सिंधिया को गुना से मात दी थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पर भाजपा की ही चाल उनके खिलाफ चल दी है और यहां से यादव प्रत्याशी उतारा है। इन सीट पर भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के तहत मध्य प्रदेश की विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, बैतूल, भोपाल और सागर सीट पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में हॉट सीटों पर सबकी निगाहें टिकी है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि वीआईपी सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 7 मई को भोपाल में वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पुराने सचिवालय के सभागार में बैठक की और मतदान के दलों को भेजने और लाने की व्यवस्थाएं, सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से खास बातचीत की है विस्तार न्यूज ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। राजनीतिक दलों का चुनावी शोर थम चुका है। इसके साथ ही प्रशासनिक आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अब व्यवस्थाओं का जायजा अपने हाथ में ले चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति, क्या तैयारियां हैं। सर, क्या तैयारी है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि जो 48 घंटे की समय सीमा लागू हो गई है और उसकी एसओपी एक्टिवेट हो गई है और सभी जो बाहर के लोग हैं, जो लोग चुनाव को प्रभावित करने वाले, उनको तत्काल कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 144 लागू है। हमारे जो मतदान दल हैं उनको रवानगी की तैयारी, डिस्पैच सेंटर की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। हम लोग उनको जो है सुबह बताएंगे उन्हें किस मतदान केंद्र पे जाना है और फिर वो सामग्री लेके जाएंगे। हमारी ईवीएम की कमीशनिंग पूरी हो गई है। चुनाव प्रचार जो
केवल डोर टू डोर हो सकता है, अदरवाइज़ थम गया है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, छाया पानी की व्यवस्था है, सब लोगों से अपील है कि वो आएँ और चुनाव में भागीदारी करें। सर, संवेदनशील केंद्रों के लिए क्या स्थिति है? हमारे जो 423 के आसपास संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे हमने सारी तैयारियां की हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर दिए हैं, पुलिस फोर्स दी हुई है। इसके अलावा 75% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनकी CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सभी बसें जिसमें मतदान कार्मिक जाएंगे उनमें GPS की व्यवस्था है, सारी तैयारियाँ हैं। सर, इस बार मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाने के लिए खूब सारी जो है तैयारी की गई, उनको प्रेरित किया गया, उनके लिए तरह तरह के नवाचार किए गए। इसके भी कुछ परिणाम मिलेंगे, आपको आशा है? आपको जानकारी, हमने लकी ड्रॉ सहित कई योजनाएं चलाई हैं और हमें लगता है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी जो बता रहे थे कि आखिर क्या तैयारियां हैं और किस हिसाब से उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए भोपाल से। तो MP में तीसरे चरण के मतदान को लेकर होने वाला प्रचार 5 मई शाम 6 बजे थम गया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अलग अंदाज देखने को मिला। प्रचार खत्म होने के बाद जीतू पटवारी ने गुना संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के साथ पानी पूरी खाई। तो लगातार प्रचार के दौरान भी लोगों की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, वैसे ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और गुना से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो दोनों पानी पूरी खाते नजर आए। तो कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में एक और नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है राधिका खेड़ा। 30 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जांजगीर चांपा में चुनावी सभा हुई, जिसके बाद मीडिया में बयान देने को लेकर विवाद शुरू हुआ। 1 मई को राधिका ने ट्वीट कर इसका खुलासा किया। राजीव भवन में रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन किसी का भी उन्हें जब समर्थन नहीं मिला तो आखिरकार उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर राधिका खेड़ा जी 5 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाया। आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी। उसके सम्मान का जिस प्रकार से चीरहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस से दूर हुई राधिका खेड़ा, 5 दिन में 22 साल का साथ छोड़ा। इस्तीफे पर खत्म हुआ पूरा बखेड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में गूंजी राधिका खेड़ा की सिसकियों ने आखिरकार इस्तीफे का रुख अपना लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो राधिका खेड़ा जिन्होंने छत्तीसगढ़ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाली, NSUI AICC का मीडिया विभाग देखा, बीजेपी नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से जो कभी नहीं चूकी, उस महिला ने 22 साल के साथ को अलविदा कह दिया। हालांकि ये सब अचानक नहीं हुआ। राजीव भवन से वायरल हुए एक वीडियो ने कांग्रेस पार्टी की आपसी कलह का सच सबके सामने रखा था, जिसमें राधिका खेड़ा रोते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकी थी। सर, ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जाती हूँ, आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी, मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे जेल होने को बोला था, जस्ट बिकॉज मैंने मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ उन्हें भी चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने अपनी पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। कांग्रेस पार्टी इसी वीडियो का खंडन कर रही है और उल्टा राधिका खेड़ा पर ही असली वीडियो दिखाने का चैलेंज दे रही है। राधिका खेड़ा जी ने अपना स्वयं का मोबाइल लेकर स्वयं वीडियो शूट की थी। यदि इस घटना की सच्चाई को आपको जानना है तो मैं मांग करता हूं कि राधिका खेड़ा जी जो स्वयं वीडियो बनाई उसको जारी करे। चर्चा है कि राधिका खेड़ा और संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद राधिका खेड़ा रोते हुए कार्यालय से बाहर निकली थी। इसके बाद उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई आरोप लगाए। वो सुशील आनंद शुक्ला जो खुद राधिका खेड़ा को अपनी छोटी बहन मानते हैं। राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। इस पूरे मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राधिका ने रामलला का मुद्दा उठाया। राधिका का कहना है कि उनके अयोध्या जाने और श्री रामलला के दर्शन करने से कांग्रेस पार्टी नाराज थी और इसीलिए उनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। श्री अयोध्या धाम
रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में उठे इस बवंडर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी जमकर हमलावर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी पार्टी बताया है। आज जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका, और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को धृतराष्ट्र कहा और राधिका को न्याय मिलने की उम्मीद दी। राधिका खेड़ा, जिसने पार्टी को 22 साल दिए, उनका इस तरह रोते हुए वीडियो सामने आना और फिर किसी भी महिला नेत्री का उनके लिए समर्थन न करना पार्टी की अंदरूनी कलह और विचारों में मतभेद को साफ साफ दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की महतारी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस राधिका खेड़ा के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा गूंजा करता था। अफसोस छत्तीसगढ़ में यहाँ पर राधिका खेड़ा जी 5 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाया। उनके सम्मान का जिस प्रकार से चीरहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और वास्तव में कांग्रेस पार्टी के गुंडा चरित्र को दर्शाता है, कांग्रेस पार्टी के पुरुषवादी चरित्र को दर्शाता है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ला के सामने कितनी बेबस और लाचार है, इस बात का प्रदर्शन कहीं न कहीं हो चुका है। वास्तव में ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक घटना है। और अगली खबर आपको बिहार से बता दें। बिहार के अररिया में सभा के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अचानक पीठ में दर्द उठा और हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मंच से पकड़कर कार तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव सुबह से लेकर रात तक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और चलने में इतनी मुश्किल उनके पीठ में अचानक दर्द उठा जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार के अररिया में मौजूद थे पूर्व डिप्टी सीएम और लालू के लाल तेजस्वी यादव और इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और हालत इतनी खराब कि उन्हें चलने में दिक्कत हुई। समर्थकों ने उन्हें पकड़कर उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विकी पहाड़े का पार्थिव शरीर सोमवार को विशेष विमान के जरिए नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां शहीद जवान को उनके गृह ग्राम नोनिया करबल में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी और जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमला हुआ, जिस दौरान एयरफोर्स के जवान जो है वो जा रहे थे और इस दौरान 5 जवान के घायल होने की खबर, जिसमें से एक जवान जो छिंदवाड़ा के रहने वाले विकी पहाड़े थे, उनकी इस दौरान मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार सोमवार को उनके गृह ग्राम में किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आम की, और वो आम जो है बेहद खास, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आम पर बात करना जरूरी है। जबलपुर के किसान ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर दिखाया है। किसान का नाम भी संकल्प ही है। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार करने में महारत हासिल की है। विदेशी जमीन पर पैदा होने वाला आम अब जबलपुर की धरती पर पैदा हो रहा है, जिसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए विस्तार न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ये वो आम है जिसे आम आदमी केवल देख ही सकता है, क्योंकि इसे चखने के लिए आम आदमी को लाखों रुपए चुकाने होंगे।
ये दुनिया का सबसे महंगा आम है, जिसकी पैदावार केवल जापान में होती है। मियाजाकी उर्फ टाइयो नो टमैंगो आम को विश्व का सबसे महंगा आम माना जाता है, जिसे एग ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा भी कहा जाता है। जबलपुर के किसान संकल्प परिहार ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। इस वक्त मैं एक आम के बगीचे में मौजूद हूं और तस्वीरों में जिस आम को आप देख रहे हैं ये अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि अमूमन आप जब आम जो खाते होंगे वो हरा होता होगा, पीला होता होगा, लेकिन इस आम का जो रंग है वो गुलाबी है और यही गुलाबी रंग इसे इतना महंगा बनाता है और इसकी पहचान इतनी महंगी बनाती है, क्योंकि इसका नाम है मियाजाकी, जिसका हिंदी में अगर हम अर्थ कहें तो उगता सूरज, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है तब वो जिस रंग का होता है अमूमन वही रंग इस आम का भी होता है। अब चूंकि आम के मालिक भी हैं हमारे साथ, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, ये पर्पल कलर का होता है पूरा फल। अभी तो आपको बहुत छोटा फल है तो कच्चा दिख रहा है, आधा हरा। ये पूरी तरह पर्पल कलर का होता है और पकने पे ब्लड रेडिश कलर का होता है। अथा सुंदर होता है, खाने में बहुत मीठा होता है और इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो आप इसको छिलके के साथ खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट और मीठा फल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2,70,000 रुपए तक है। जब संकल्प परिहार ने इसे अपने बगीचे में उगाया था तब उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे ये बाजार में फेमस हुआ और फिर उन्होंने भी इसे 50,000 किलो तक बेचा। ये कितने पेड़ आपके पास थे और क्या आपको ये मालूम था कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है बाजार में? नहीं, हमें बिल्कुल इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें बस इतना मालूम था कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो इतना बोला गया था। तो भाई जबलपुर शहर में रहते हैं, एक छोटे से बगीचे के मालिक हैं, तो उसमें वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो यानी भारत देश के निवासी के लिए 1000-2000 बहुत होता है। भाई कितना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा महंगा आम होगा। तो हमारे लिए तो इतना ही था, लेकिन बस साल गुजरते गए, बच्चों की सेवा करते गए और जब बाद में जानकारी लगी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है तो बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के। लेकिन हाँ, हालांकि हमारे लिए तो इतना ही सौभाग्य बहुत है कि ये पूरी तरह ओपन वातावरण में ये हमारे यहाँ पर हो रहा है, जबकि जापान में इसको पॉली हाउस में काफ़ी लागत लगाकर इसकी खेती की जाती है। जबलपुर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर हिनौता गांव के किसान इसे अपनी जमीन में उगा रहे हैं। पिछली बार सुरक्षा में चूक होने के चलते लोगों ने आम की चोरी की थी, लिहाजा इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 1 दर्जन जर्मन शेफर्ड कुत्ते सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे इन आमों की सुरक्षा में तैनात हैं। जितनी ज़्यादा लोगों तक बात पहुंची उतनी चोरी की घटनाएं बढ़ी, तब सावधानी लेनी पड़ी। पहले गार्ड्स भी लगाए, कुत्ते तो थे ही, कुत्ते बाद में बढ़ानी पड़ी संख्या। गार्ड्स से परेशानी हुई, कुछ गार्ड्सों से अनुभव बहुत बुरा रहा, तो फिर कुत्तों के भरोसे छोड़ा। तो हमारे वफादार मित्र जो दोस्त हैं, इंसान के सबसे अच्छे कहा जाता है डॉग्स, उन्होंने बहुत बखूबी से यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। तब से पिछले साल से चोरी तो नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर आज आम के अगर हम बारे में बात करें तो जबलपुर का नाम भी आम की खेती के में टॉप पर आता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।